अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन, इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि 2014 में गुजरात मॉडल की एक बात हुई थी, जिसके बाद में चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बन गए। गुजरात मॉडल के डेवलपमेंट की बात थी। लोग समझे कि गुजरात के लोग बहुत तरक्की कर गए हैं, काफ़ी पैसे वाले हैं, लेकिन गोधरा के कांड बोलिए या गोधरा के जो ट्रेन जलाने का वाक़या था, उसी को शोकेस करके, उसी की एग्ज़िबिशन करके चीफ मिनिस्टर की कुर्सी संभालने वाले नरेंद्र मोदी वो 2014 में जाके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बन गए। गुजरात के डेवलपमेंट की बात हुई थी तो 130 करोड़ लोगों को गुजरात के डेवलपमेंट का नारा दिया गया था, या इसके अलावा भी अगर बात करेंगे तो 15 लाख रुपए हर एक को मिलने की बात आई थी। और भी अगर बात करेंगे तो विकास आएगा हिंदुस्तान में। कांग्रेस हुकूमत जो बदउनवान हुकूमत थी, जो रिश्वत लेने वाली हुकूमत थी, इनको हटाना है और विकास डेवलपमेंट के नाम पे बहरहाल यही चक्कर में 130 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म की कुर्सी तक पहुंचा दिए। राम 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 कहते कहते जो लोग थकते नहीं थे, इस बार ऐसा लग रहा कि उत्तर प्रदेश में मोदी साहब हो या अमित शाह साहब हों, बहरहाल इन सब को लेके, इन सब को ऐसे एक बंदर नाच के तौर पे वहाँ पे उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा कि इलेक्शन जो आने वाले हैं असेंबली के, उसमें कुछ ना कुछ बीजेपी के सर से पानी ऊपर चला गया है। शायद इसीलिए कर्नाटका में हिजाब को, इसलिए कि वेस्टर्न यूपी में हिंदू मुस्लिम को लाने की बहुत कोशिश हुई थी, वो शायद नाकाम हो गई। इसीलिए कर्नाटका में एक हिजाब के नाम पे पाबंदी लगा के या हाई कोर्ट में केस डाल के या एक अकेली लड़की मुस्कान खान के को डराने की जो कोशिश हुई थी, उसको भी लेकर काफ़ी हद तक कोशिश हुई थी कि उत्तर प्रदेश में ये हिजाब को इस्तेमाल करेंगे और फ़ायदा उठाने की। इसी दौरान असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर भी गोली चल गई। तो बहरहाल हिजाब को लेकर बहुत कोशिश हुई थी, लेकिन ना हिजाब का कुछ फ़ायदा उत्तर प्रदेश में नज़र आ रहा, ना ओवैसी साहब की गाड़ी पर गोली चलने का कोई फ़ायदा ऐसा लग रहा कि बीजेपी को हो या असदुद्दीन ओवैसी को, किसी को भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। अलबत्ता हिजाब की बात जहाँ तक आई तो हिजाब को यकीनन ठीक है, बुरखे को अगर आप ये समझते हैं कि मुसलमानों का ड्रेस है, तो हिजाब की बात आई या हिजाब और बुरखे को अगर हटा देंगे तो जो पर्दा सिस्टम हिंदुस्तान में नाजिल हुआ था या हिंदुस्तान में जो राइज हुआ था पर्दा सिस्टम, वो मुग़लों की देन थी। आज राजस्थान हो या गुजरात हो या ख़ुद ब्राह्मण तबके के लोग हो, वो पर्दा सिस्टम को अपनाए हुए हैं। काले रंग का बुरखा दिखा तो ही उसे मुसलमान के नाम से लगा के ये कंट्रोवर्सी करने की कोई, बहरहाल उत्तर प्रदेश में कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हद तो यह है कि तेलंगाना से जो पुलिस के जो ऑफिसर हैं, पुलिस एहलकार हैं, जो उत्तर प्रदेश की इलेक्शन ड्यूटी पे वहाँ पे गए हुए हैं, जो पहले फेज़ से लेके 7वें फेज़ तक वहीं रहने वाले हैं, उन लोगों से भी बातचीत अगर हुई है तो उन लोगों का भी ये कहना है कि ऐसा लग रहा है कि जो यूपी की समाज की जो लहर है, समंदर की लहर की तरह वो समाजवादी पार्टी के तरफ अपने तरफ चले जा रही है। अगर यूपी समाज समाजवादी पार्टी के हक़ में जाता है तो मैं समझता हूँ कि किसान के दुश्मन, दलित के दुश्मन, बहरहाल हिंदुस्तान के दुश्मनों की खैर नहीं रहेगी। ऐसा बहुत सारे केसेस होंगे जो आहिस्ता आहिस्ता रूनुमा होंगे। बहरहाल ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी तब्दीली की तरफ हिंदुस्तान की सियासत इसके बाद करवट लेगी। उसके बाद देखना है कि दिल्ली में कौन रहता है, कौन जाता है, किधर से क्या जाता है। इसलिए कि पंजाब की जहाँ तक बात है, पंजाब में भी नया जो ओपिनियन पोल जो आ रहा है, उसमें ये लग रहा कि या तो आम आदमी पार्टी की हुकूमत रहेंगी या कांग्रेस की हुकूमत रहेंगी। बहरहाल पूरे हिंदुस्तान की जो सियासत है वो 2022 में शायद पूरी तब्दील होने के लिए जा रही है, और उत्तर प्रदेश अगर तब्दील होता है, बहुत ही बड़ी तब्दीली की तरफ हिंदुस्तान जा रहा है। वैसे भी विकास हो, 15 लाख हो, ऐसे बहुत सारे चीज़ें थे जो कांग्रेस की जो करप्शन की बात थी, ऐसे बहुत सारे चीज़ें थे जो पॉइंट बना के या बेस पॉइंट बना के बीजेपी इख्तदार हासिल की थी 2014 में। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता उत्तर प्रदेश के बाद ऐसा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे ऐसे केसेस
रूनुमा होते जाएंगे, जो फिलवक़्त की मरकज़ी हुकूमत हो, मोदी हुकूमत हो, इनके सर के ऊपर से या इनकी भक्तों के आंखों पे से पर्दा हटेगा और इनको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आवाम के सामने लाया जाएगा। मैं एक दो मिसाल दूंगा यहाँ पे इस हफ्ते, जो इसी हफ्ते बल्कि इसी महीने की जो वाक़यात हैं उसमें। एक मिसाल ये है कि 9 फरवरी को हिंदुस्तान की मोदी हुकूमत ने ड्रोन, जो आजकल शादियों में भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ड्रोन पे के इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगा दी। ये था 9 फरवरी का वाक़या। 10 फरवरी को रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जो कि अंबानी की कंपनी है, उसने ऐलान किया कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ड्रोन बनाने वाली कंपनी के तौर पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आगे बढ़ने वाली है आइंदा कुछ सालों में। इसी के बाद 11 फरवरी को वज़ीर ख़जाना या वज़ीर फ़ाइनेंस निर्मला सीतारामन ने कहा कि हिंदुस्तान में, बल्कि मुस्तक़बिल में समझे, हिंदुस्तान में मुस्तक़बिल में बहुत ज़्यादा तौर पे ड्रोन्स का बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होने जा रहा है। ये ड्रोन का मामला था, इससे कोई आपको नतीजा अख्ज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ एक वाक़या पेश आया था, जो तकरीबन 23,000 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला था या बैंक को डुबाने का एक वाक़या था। उसकी भी अगर हम बात करेंगे तो 2007 में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एबीजी शिपयार्ड नाम की एक कंपनी को 1,20,000 स्क्वायर मीटर्स ज़मीन 50% रेट पर गुजरात में इस कंपनी के हवाले की थी। और यही कंपनी 28 बैंकों से लोन लेती गई और 2013 में अपनी बैंकरप्सी के लिए वो फाइल कर दिए, बल्कि उनके ऊपर काफ़ी मुकदमात भी दर्ज हुए। उसमें कंपनी हर साल लॉस डिक्लेयर करते गई और 2013 में नरेंद्र मोदी का आखिरी साल था एज चीफ मिनिस्टर। उसके बाद वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बनने की फेस ऑफ बीजेपी बन के आगे बढ़े थे। तो लेकिन 2013 में उन्होंने कहा कि गुजरात में इस कंपनी में काफ़ी बैंक्स का पैसा लगा हुआ है, काफ़ी लोगों का पैसा लगा हुआ है, इसे बेल आउट करना चाहिए ताकि कंपनी बच जा सके। 2013 में भी कई एक बेल आउट पैकेज इस कंपनी को दिए थे, लेकिन फिर भी वो कंपनी लॉसेस में से बाहर नहीं निकल सकी। इस कंपनी के जो मालिकान थे उनके ऊपर केसेस भी लगे। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में ये केस चला गया, मतलब कंपनी बिल्कुल फाइनेंशियली मरने के उस पर आ गई थी। उसके बाद ये हुआ कि कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में भी केस चला, क्रिमिनल केसेस भी इस कंपनी में दर्ज हो गए। लेकिन 3 साल के बाद, वज़ीर आज़म बनने के 3 साल बाद या 2 साल बाद समझिए, मरकज़ी हुकूमत ने एक बैंकरप्सी क़ानून लाया था, जिसे कहा गया कि ये फ्रेंडली लॉ है, जो कंपनीज़ के लिए किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल 2016 में बैंकरप्सी क़ानून लाया गया। इसमें ये कंपनी एबीजी कंपनी ने अपना मुकदमा उसमें फ़ाइल किया कि हमारे पास अब पैसा नहीं रहा है, हम यहाँ से अब पैसे नहीं दे सकते। उसमें कंपनी के जो ओनर्स थे, ऋषि अग्रवाल, एस मुत्तुस्वामी और अश्विनी कुमार ने एबीजी शिपयार्ड के डायरेक्टर से वो आहिस्ता आहिस्ता कंपनी में जैसा ही अपनी बैंकरप्सी का वो डाले कि हमारी कंपनी का दिवालिया निकल गया है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होने की कोशिश करें। अभी इसी हफ्ते एयरपोर्ट्स पर इन लोगों के नाम पर पाबंदी लगाई गई कि या इनके सफ़र पे पाबंदी लगाई गई, मगर अभी तक कोई इत्तला नहीं है कि वो कहाँ गए हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि 22,840 करोड़ या 842 करोड़, तकरीबन 23,000 करोड़ रुपए का घपला हुआ। जो बैंक से जो कर्ज हासिल किए थे वो पूरे पैसे फिलवक़्त डूबने पे चले गए हैं। वैसे मोदी साहब के कंपनी बैंकरप्सी लॉ से 2016 से 2021 तक ये क़ानून आने के बाद से अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपकी कंपनी लॉस में आती है, तो आप बैंकरप्सी डिक्लेयर करके इसके तहत आप मुकदमा डाल सकते हैं कि मेरे पास अब दिवालिया निकल गया है, मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ। ये कहकर ये क़ानून लाया गया था। तो 2016 से 2021 तक, दिसंबर 2021 तक 5 साल में 4,500 कंपनी के केसेस तो अब ज़ेरे दौरान हैं।
इसके अलावा और ज़्यादा कंपनीज हैं जो बैंक्रप्सी फाइल किए हैं, लेकिन जो केसेस चल रहे हैं उसमें 4,500 का है, और जो बैंक लोन बताया जा रहा है वो 14 लाख करोड़ रुपए यहाँ तक इसमें फंसे हुए हैं। ऐसे आगे देखेंगे कि और कितने केसेस नरेंद्र मोदी के 7 साल दौर में या 10 साल दौर, अगर इसको ही ले ली 2014 से 2024 तक का देखेंगे तो इसमें कितने ऐसे केसेस आएंगे, सिवाय इसके कि हिंदू मुसलमान के नाम पे यहाँ पे बेवकूफ़ बनाने के। मैं समझता हूँ कि दलित को ठाकुर से लड़ा दिए, मुसलमान को हिंदू से लड़ा दिए, इस तरह करने की जो सियासत थी वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के बाद खरीबुल ख़त्म आने के लिए है। लेकिन जो सबसे बड़ा तकलीफदेह पॉइंट वो ये है कि शहरी हुदूद में और ख़ास तौर पे जो पढ़ा लिखा हिंदू है वो काफ़ी हद तक कम्युनल हो गया है। उसे कैसा टैकल किया जाता ये आइंदा वक्त ही बताएगा, इसलिए कि जब वैसे भी ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में अगर तब्दीली आती है तो पूरे हिंदुस्तान में अगर सियासी तब्दीली आती है तो लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी सोच को भी तब्दील करते हैं। लेकिन जो एजुकेटेड हिंदू है वो ख़ास तौर पे उनके आंखों पे पर्दा अभी पड़ा हुआ है, और वो किस हद तक अपनी सोच को बदलेंगे ये वक्त ही बताएगा। इसके अलावा जाते जाते अपनी आखिरी बात ख़त्म करने से पहले ये कहूँगा कि जो पेट्रोल की कीमत के ऊपर बात हुई थी इससे पहले, $74 का जो पेट्रोल क्रूड ऑयल की कीमत थी वो अब $95 हो गई है। अगरचे कि मैं इस हफ्ते के प्रोग्राम में यूक्रेन के ऊपर भी कुछ बात करना चाह रहा था, लेकिन ये 23,000 करोड़ रुपए आवाम के पैसे बैंकों में रखे हुए, बैंकों के पैसे यकीनन बैंकों के पैसे थे, लेकिन थे तो हमारे ही आवाम के 130 करोड़ आवाम के पैसे थे, वो जो डूबने की बात है। और गुजरात के लोग हैं, वैसे भी नीरव मोदी हो या मेहुल चोकसी हो, ये भी उधर के ही लोग हैं जो अब तक डुबा के भागे थे। अभी भी ऐसा लग रहा कि ऐसा ही एक ये बड़ा घोटाला आया था सामने, तो मैं समझा कि इस हफ्ते यही इस पे बात करूँगा, ताकि आइंदा और कैसे कैसे वाक़यात या ऐसे और कितने वाक़यात डुबाने के हो या धोखाधड़ी के हो, कितने सामने आते हैं। ये उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के बाद हिंदुस्तान जब सियासी करवट लेगा तो इसमें बहुत सारे चीज़ें सामने आएंगे। तो आगे देखेंगे कि किस तरह और कैसे केसेस सामने आते हैं, ये वक्त ही बताएगा। बहरहाल मैं इस हफ्ते अपने प्रोग्राम को, अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, ताकि फिर इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।